गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी इंडियन जूरिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटर से मीन्स रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 9 to 17 है, जो कि हम आज एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 जो कि डील करता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर। जनरल ड्यूटीज़ मीन्स जो बेसिक ड्यूटी है जो कि हर पार्टनरशिप में होती है और हर पार्टनर इन ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए बाउंड है, उसको करनी ही होगी ये ड्यूटीज़। इसका प्रोविज़न देखते हैं। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर and to render true accounts and full information of all the things affecting the firm to any partner or his legal representatives। मीन्स इस प्रोविजन के अंदर 4 ड्यूटीज़ कंटेन्ड हैं। फर्स्ट है to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, to render true accounts, and fourth is full information of all the things affecting the firm। First है to carry on the business to the greatest common advantage। As we know कि जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पर बेस्ड है। अगर किसी पार्टनरशिप में ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। तो जो फर्स्ट ड्यूटी है सेक्शन 9 के अंडर वो ये कहती है कि जो पार्टनर को है वो बिजनेस कॉमन एडवांटेज के लिए रन करना चाहिए। मींस सबके इंटरेस्ट को देखते हुए रन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो कोई एक्टिविटी या बिजनेस रन आउट करे और कोई प्रॉफिट गेन कर ले बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन से या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म से। तो अगर उसने ऐसा कोई प्रॉफिट गेन किया है तो उसको फर्म को पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो ये कहती है टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। मीन्स जो पार्टनर को, एज वी नो कि जो पार्टनरशिप है वो किस पे बेसिस है, फेथ पे ही बेसिस है। फेथ होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में। अगर फेथ ही नहीं है तो वो ज़्यादा पार्टनरशिप चल नहीं सकती। हमें एज वी नो कि जो हर पार्टनर है वो एजेंट है, एक दूसरे का एजेंट है और इवन फर्म का एजेंट है। तो हर एक पार्टनर का जो एक्ट है वो हर किसी पे बाइंड होता है। तो पार्टनर्स को हर जो एक्ट है मोस्ट फेयरनेस पे करना चाहिए। अगर एक पार्टनर किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का फेथ बिट्रे करता है और उससे कोई पर्सनल एडवांटेज गेन करता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टनर, तो वो अकाउंटेबल है फॉर द सेम। नेक्स्ट ड्यूटी है टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। पार्टनर्स को जो अपने अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन्स करना चाहिए और जो भी उनके पास मनी है वो भी प्रॉपरली रखनी चाहिए। उनके पूरा हिसाब किताब उनके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी जो पर्सनल मनी है या जो बिज़नेस की मनी है वो सारी मिक्स कर देनी चाहिए। उनको सेपरेट रखना चाहिए अकॉर्डिंग। एज वी नो कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के एजेंट हैं और जितना भी पार्टनरशिप का फंड होगा वो पार्टनर्स के पास होगा। और पार्टनर्स की ये ड्यूटी है कि जो उस फंड को है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में या बिजनेस के लिए ही यूज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि वो अपने पर्सनल ड्राइंग्स कर ले या उसको कुछ और यूज़ कर ले अपने पर्सनल बेसिस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अकाउंटेबल है उसी चीज़ के लिए जो भी उन्होंने किया है। नेक्स्ट ड्यूटी है टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल द थिंग्स। वही चीज़ की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो भी अफेक्ट करती है फर्म को किसी भी तरीके की, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो लेन देन की, चाहे परचेजेस की है, चाहे सेलिंग की है। हर चीज़ की जो पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो हर चीज़ का जो है मेंटेन करके रखे ताकि अदर पार्टनर जो है वो इफेक्ट ना हो। क्योंकि एज वी नो कि फर्स्ट ड्यूटी हमें ये कहती है कि सबके इंटरेस्ट के लिए जो है पार्टनर्स को काम करना चाहिए। अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ भी काम नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में। अब है नेक्स्ट है सेक्शन 10, दैट इज डील विद द ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फ्रॉड। प्रोविजन पढ़ते हैं। व्हेनेवर एनी फ्रॉड इज कमिटेड बाय द पार्टनर्स देन एवरी पार्टनर इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द लॉसेज बिकॉज द फर्म इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द फर्म। इफ द फ्रॉड कॉजेज द लॉसेज टू अदर पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड। एज वी नो कि जो भी पार्टनर एक्ट करता है क्योंकि वो एजेंट है तो फर्म जो है वो उसके लिए लाइबल है। जो फर्म है वो खाली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ही लाइबल नहीं है बल्कि जो भी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन ऑर्डिनरी कॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस तो वो उसके लिए भी लाइबल है। तो जो अगर पार्टनर ने
फ्रॉड कमिट किया है तो उसको फर्म को इंडेमनीफाई करना होगा। फर्म का ये राइट है कि अगर किसी पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर्स को अफेक्ट हुआ है तो जो दूसरा पार्टनर है जिसने फ्रॉड कमिट किया है वो दूसरे पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करेगा, उनको पे करेगा जितना भी उनको लॉस हुआ है। फर्म थर्ड पार्टनर को पे करेगी और पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद वन अनदर। जो ये वाला रिलेशन होता है ये पार्टनर्स खुद डिटर्मिन करते हैं। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें वो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखते हैं। इसमें वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी ड्यूटीज़ डिटर्मिन करते हैं, जो कि गिवन है सेक्शन 11 में, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें जो है वो अपने जो जनरल ड्यूटीज़ थी उसके लिए कोई पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बेसिक ड्यूटी थी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हर पार्टनर्स है वो ये ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा, जिसके लिए कोई पार्टनरशिप की डीड की ज़रूरत नहीं थी। बट जो ड्यूटीज़ एंड राइट्स जो हैं जो पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ डिटरमिन करते हैं, जब वो पार्टनरशिप में आते हैं तो वो जो ड्यूटीज़ हैं वो किसके अंडर गिवन है, सेक्शन 11 के अंडर है। लाइक कितनी इन्वेस्टमेंट होगी पार्टनरशिप में, कितने लेबर्स चाहिए होंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, क्या हम रेम्यूनरेशन लेंगे, सैलरी लेंगे, क्या ये सारा जो डिसाइडिंग होता है वो सेक्शन 11 के अंडर होता है। जो ये डीड है या तो वो एक्सप्रेसली हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। सेक्शन 11 को समझने से पहले हमें सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना होगा कि वो ये कहता है अगर कोई पर्सन किसी पे ट्रेड का रिस्ट्रेंट लगाता है तो वो जो एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हुआ है तो वो वॉइड है। सपोज कि ए और बी है और ए कहता है बी को कि आप ये वाला बिजनेस नहीं करोगे, तो ये इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड माने जाते हैं। ऑल द एग्रीमेंट्स विच रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम कैरिंग एनी लॉफुल प्रोफेशन, और वो जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल बिजनेस पे हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑफकोर्स ड्रग्स का या कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी है वो बस कैरी ऑन कर रहा है, अगर उन दोनों के अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो तब वो वॉइड नहीं है। बट अगर किसी पर्सन पे अगर वो लॉफुल बिजनेस करना चाहता है, सपोज क्लॉथ का कपड़े का बिजनेस खोलना चाहता है या बर्तन की शॉप खोलना चाहता है, अगर हम उस पर रिस्ट्रेंट लगाते हैं तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड हैं। अब आते हैं सेक्शन 11 पर। जो सेक्शन 11 का जो सब क्लोज 1 है वो यही बताता है बेसिकली कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की वो पार्टनर्स सबके कंसेंट के साथ डिटरमिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है सब क्लोज 2, 11 का जो सब क्लोज 2 है वो लिबर्टीज़ देता है पार्टनर्स को कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि जिसमें वो दूसरे पार्टनर को रिस्ट्रेंट कर सकते हैं कि आप कोई और बिजनेस इस बिजनेस के अलावा नहीं चलाओगे। जैसे 27 कहता है कि अगर आप किसी को रिस्ट्रेंट करते हो किसी ट्रेड करने से तो वो वॉइड है। बट जो सेक्शन 11 ऑफ सब क्लोज 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का वो ये कहता है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स पर रिस्ट्रेंट लगा सकता है कि आप जो हमारा बिजनेस चल रहा है करंट उसके अलावा कोई और बिजनेस रन आउट नहीं करोगे। इस तरह की जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है अंडर सेक्शन 11 सब क्लोज 2 के अंडर। नेक्स्ट है राइट ऑफ द पार्टनर्स विच इज़ गिवन अंडर द सेक्शन 12 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। फर्स्ट है सेक्शन 12A जो कि बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिज़नेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पार्टनरशिप है वो कल एक पार्टनर की है, सारे पार्टनर्स को मिलकर ही हम उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। सो हर बंदे का ये राइट है, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिज़नेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे। अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये राइट देने से मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो कोर्ट में स्यू फाइल कर सकता है दूसरे पार्टनर के खिलाफ। बट अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ही ऐसा कोई प्रोविज़न मेंशन किया है, कुछ ऐसा बना रखा है कि जो दिस पार्टनर्स विल टेक पार्टिसिपेट एंड दिस विल नोट, तो वो जो पार्टनर है वो आगे जाके केस फाइल नहीं कर सकता, तब जो उसका जो राइट है उसको इंटाइटल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 12 सब क्लोज B ड्यूटी टू बी डिलिजेंट।
हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो डिलीजेंटली अटेंड करें, क्योंकि अगर एक पार्टनर की नेग्लिजेंस से अगर फर्म को लॉस होगा तो वो कल उस पार्टनर को नहीं होगा, सारे पार्टनर्स अफेक्ट होंगे उससे। तो पार्टनर्स को अपनी जो ड्यूटी है वो डिलीजेंटली पूरी करनी चाहिए। सो नेक्स्ट है सेक्शन 12 सब क्लोज सी, राइट टू बी कंसल्टेड। जो हर पार्टनर को है वो राइट है टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 12 सब क्लोज सी, कि हर पार्टनर जो है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है हर मैटर में, पार्टनरशिप के मैटर्स में। अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है पार्टनरशिप में, कि अगर कोई पार्टनर कुछ कह रहा है और कुछ पार्टनर कुछ कह रहे हैं, तो वो जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी पे लिया जाता है। जितने ज़्यादा पार्टनर्स एक ओपिनियन को प्रेफर करेंगे तो वही जो है सजेशन लिया जाता है उस बेसिस पर। बट जो चेंजेस हैं वो बिजनेस में विदाउट द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नहीं लिए जाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि अगर जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा बिजनेस में जब तक कि वो अपना कंसेंट नहीं दे देते। नेक्स्ट है सेक्शन 12 सब क्लोज डी, राइट टू असेस एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स पे असेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है उन बुक्स को, अकाउंट्स की बुक्स ही नहीं, हर बुक्स जिसमें पार्टनरशिप की मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स हैं वो हर बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है। वो या तो पर्सनल बेसिस पे उसको इंस्पेक्ट कर सकता है या कोई एजेंट भी रख सकता है। कोई भी पार्टनर उसको उन बुक से डिनाई नहीं कर सकता कि आप ये इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप बुक नहीं देख सकते आप। ये जो राइट है ये दोनों पार्टनर्स के पास होता है, एक्टिव भी और डॉर्मेंट भी, मीन्स स्लीपिंग पार्टनर्स। अब नेक्स्ट है सेक्शन 13 जो कि बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ की पार्टनर्स की। फर्स्ट है पार्टनर इज़ नॉट इंटाइल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एज वी नो कि हर पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलता है बिजनेस में, बट उसको रेम्युनरेशन नहीं मिलती फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म्स। प्रॉफिट मिलता है बट अलग से, ऐसा अगर कोई पार्टनर कहे कि मुझे अलग से भी एडिशनल सैलरी चाहिए तो फिर उसको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो मैनेज कर रहा है बिजनेस इसलिए उसको रेम्युनरेशन चाहिए। अगर उसने प्रोविज़न में, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर उसने पहले ही कह दिया है कि उसको शेयर के साथ साथ एडिशनल सैलरी भी चाहिए तब उसको मिल सकती है, बट ऐसे उसको नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट है पार्टनर्स आर इंटाइल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न एंड शेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस सस्टेन बाय द फर्म। एज वी नो कि एग्रीमेंट में ये पहले डिसाइड हो जाता है कि किस प्रोपोर्शन में जो है पार्टनर्स जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, और ये हर पार्टनर का राइट है कि टू शेयर द प्रॉफिट। अभी तक हम जो हैं 3 राइट्स पढ़ चुके हैं, ये 4th राइट है जो कि गिवन है सेक्शन 13 सब क्लोज बी में, दैट इज़ 4th राइट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। हर पार्टनर का राइट है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, और वो किस प्रोपोर्शन में मिलेगा वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे और लाइबिलिटीज़ के लिए भी इक्वल सस्टेन्ड होंगे वो दोनों, हर पार्टनर। नेक्स्ट है सेक्शन सी, वेयर अ पार्टनर इज इंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सेक्शन सी इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ द पार्टनर। जनरली जो है पार्टनर को वो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं मिलता है जो भी उसने कैपिटल सब्सक्राइब किया है, बट अगर उसने एग्रीमेंट में ही पार्टनर्स ने पहले ही डिसाइड किया हो, अगर पार्टनर्स एग्री दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी गिवन, तो उनको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब क्लोज सी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बट अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तब जो है, चाहे बेशक से डीड में भी है, तब एग्रीमेंट डीड में भी है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फर्म को जो है प्रॉफिट हो रहे हों, बट अगर फर्म लॉसेस में चल रही हो तब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 13 का सब क्लोज डी, इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ द पार्टनर, partners making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of profit he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum.
अगर पार्टनर ने कुछ फर्म में एक्स्ट्रा मनी दिया बियॉन्ड द कैपिटल, तब उसको उस अमाउंट पर 6% इंटरेस्ट से वो अमाउंट मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि फर्म को कैपिटल के अलावा भी कुछ मनी की ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर कोई पार्टनर उस टाइम पर वो मनी दे दे तो फर्म को वो पैसे 6% के इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करने होते हैं उस पार्टनर को। नेक्स्ट है सेक्शन 13 का सब क्लोज ई। इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ द पार्टनर, मीन्स सिक्स्थ राइट ऑफ द पार्टनर। The firm shall indemnify a partner in respect of the payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business. As we know कि जो पार्टनर है वो फर्म के बेसिस पे एक्ट कर रहा होता है, और अगर फर्म के बेसिस पे एक्ट करते हुए अगर पार्टनर ने कुछ पेमेंट्स या लाइबिलिटीज़ पे करी है फर्म की, तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो उस पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करे जो भी उसने पेमेंट्स या लाइबिलिटीज़ फर्म के बेसिस पर इंकर्ड किया है इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जिसमें उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, फेयरफुल है और उसने प्रॉपर कंडक्ट के बीच में ही वो पेमेंट करी है, तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनर को इंडेमनीफाई करे। नाउ सब क्लॉज ऑफ ई। In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by the person of ordinary prudence in his own case under similar circumstance। अगर एक बार तो ऑर्डिनरी में जो पार्टनर ने पेमेंट करी है उसमें जो है फर्म को इंडेमनीफाई करना है पार्टनर को, और दूसरे में अगर पार्टनर ने फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए एमरजेंसी में कुछ पेमेंट करी है, अगर ताकि फर्म को जो है वो लॉस ना हो, जैसे कि अगर कोई आम बंदा करता अपने सर्कमस्टांसिस में अपने लॉसेस को बचाने के लिए, अगर उस बंदे ने वैसे ही किया तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि उस जो पार्टनर को है वो इंडेमनीफाई करे। यहाँ पर हमारी जो राइट्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। वी हैव डिस्कस 6 राइट्स, मीन्स right to take part in the conduct of the business, right to express opinion, right to have access to books of the firm, right to share profits, right to interest on capital and advances, right to indemnity। यहाँ पर हमारे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स ख़त्म होते हैं। वी हैव डिस्कस द 6 राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। नाउ वी डू द ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। नाउ सब क्लॉज ऑफ ई। In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by the person of ordinary prudence in his own case under similar circumstance। अगर पर्सन ने एमरजेंसी में फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एक आम बंदा जो अपने सर्कमस्टांसिस में करता, तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो इंडेमनीफाई करे पार्टनर को इन सच अ कंडीशन। यहाँ पर हमने अब सारे राइट्स डिस्कस कर लिए हैं, राइट ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 13। एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कस इन सेक्शन 12 सब क्लॉज ए, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, राइट टू हैव access to books of the firm, right to share profits, right to interest on capital and advances, and right to indemnity। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 13 का सब क्लोज एफ। अ पार्टनर्स शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इट इंक्लूड जो सेक्शन 13 का क्लोज एफ है, इट इंक्लूड्स इन द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कि अगर एज वी नो कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो डेलीजेंटली अपनी ड्यूटीज़ को अटेंड करे। अगर उसकी कोई नेग्लिजेंस से फर्म को लॉस हुआ है तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे जो भी उसको लॉसेस हुए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 14 दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म्स की जो प्रॉपर्टी में है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि हमने ओरिजिनली बॉट की होती है फर्म में, लाइक स्टॉक और प्रॉपर्टी, और जो भी हम आगे जाके ख़रीदते हैं सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को
फर्म की प्रॉपर्टी होने के लिए, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को फर्म की प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए उसका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। उसके प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। अगर एग्रीमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं लिखी गई है तो उसको हम पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करेंगे। सपोज़ कि अगर एक पार्टनर से प्रॉपर्टी कुछ बिलोंग करती है और वो कहता है कि चलो हम कोई बात नहीं यूज़ कर लेते हैं इसको फॉर द बिजनेस, तो क्या हम उसको प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप मानेंगे? नो, does not become the property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership in the absence of an agreement to the contrary। एग्रीमेंट के बिना कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 15, ड्यूटी टू प्रॉपरली यूज़ द फर्म प्रॉपर्टी। मीन्स कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ हो, रेदर देन प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। पार्टनर की ये ड्यूटी है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ हो, ना कि उसके पर्सनल यूज़ के लिए। अगर वो पर्सनल यूज़ करते हुए उससे कोई एडवांटेज करता है, उससे कोई गेन करता है, तो ही शुड अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे द सेम टू द फर्म। दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ ना बना रखा हो कि जो ये पार्टनर है वो फर्म का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकता है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अगर उसने कोई प्रॉपर्टी से यूज़ की है फर्म की जो प्रॉपर्टी है और उससे कोई गेन किया है तो उसको पे द सेम टू द फर्म। नेक्स्ट है सेक्शन 60, ड्यूटी नॉट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स और टू कम्पीट। एज वी नो कि जो पार्टनरशिप है वो सारे पार्टनर से बिलोंग करती है और हर एक पार्टनर का जो एक्ट है वो हर पार्टनर को बाइंड करता है। एज वी नो कि जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एजेंसी कोई भी जो काम होगा पार्टनर वो बिना प्रिंसिपल के पूछे बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर इफ़ एन एजेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, अगर कोई काम उसने ऐसा किया है इंस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज एंटाइल्ड टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे बी रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। अगर एजेंट ने कोई भी काम प्रिंसिपल से बिना पूछे किया और प्रिंसिपल को पता लगता है कि जो एजेंट ने है इससे कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रिंसिपल इज एंटाइल्ड टू क्लेम द प्रॉफिट विच द एजेंट इज अर्न्ड। सो 16 का जो क्लॉज ए है वो ये कहता है कि इफ़ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉफिट और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म्स नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। अगर पार्टनर ने कोई प्रॉफिट ड्राइव किया है प्रॉपर्टी के यूज से या ट्रांजेक्शन से या बिजनेस कनेक्शन से, किसी भी चीज़ से फर्म की नेम से, तो उसको वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को पे करना होगा। नेक्स्ट जो है सब क्लोज बी ये कहता है कि इफ़ अ पार्टनर्स कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm of the profits made by him in that business। अगर पार्टनर ने कोई उस जैसा सेम बिजनेस वो रन आउट कर रहा है और दूसरा बिजनेस उसका सेम ऐसा ही सेम बिजनेस खोल लेता है सेम नेचर का और compete करता है विद द सेम फर्म विद दैट फर्म जो कि उसकी भी है, तो जो भी उसने प्रॉफिट उस फर्म में अर्न किया है वो उसको बिजनेस में देना होगा। एज जो कि हमने सेक्शन 11 सब क्लोज 2 में भी पढ़ा था कि अगर जो एक पार्टनर अगर कोई बिजनेस रन आउट कर रहा है और दूसरे पार्टनर्स ने अगर ये रिस्ट्रेंट लगाया है कि वो दूसरा बिजनेस रन आउट नहीं करेंगे, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड होते हैं। अगर ऐसा है तो उसने जो भी प्रॉफिट दूसरे बिजनेस से अर्न किया है तो उस पार्टनर को वो प्रॉफिट जो है बिजनेस में देना होगा जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। यहाँ पर जो है हमारी सारी ड्यूटीज़ जो हैं पार्टनर्स की वो कंप्लीट होती है। एक बार समराइज करते हैं। मीन्स फर्स्ट हमने की ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ड्यूटी टू जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, ड्यूटी टू बी diligent, ड्यूटी टू प्रॉपरली यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी,
सो ये थी हमारी 7 ड्यूटीज़। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 17 जो कि बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। बट इसमें क्या फ़र्क है कि ये बात करता है कि इसका जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है आफ्टर द चेंज इन द फॉर्म्स, कि अगर जो फॉर्म में कोई चेंजेस आ जाते हैं, वेयर द चेंजेस अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, mutual rights and duties of the partner in reconstituted firm remains the same as they were immediately before the till the change as far may be। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आता है फर्म के, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे जो पार्टनर के, जो कि शुरू में थे, वो सेम रहेंगे, एक्सेप्ट अगर इसके उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनाया, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके जो एक्सेप्शन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेम रहेंगे एज जो कि पहले थे रिकॉन्स्टिट्यूटेड द फर्म, जो शुरू में थे। नेक्स्ट है जो क्लॉज 1, क्लॉज बी, जो ये कहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म विद द फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू, अगर जो फर्म है वो कंटिन्यू फिक्स टाइम के लिए बनी है, सपोज 5 ईयर्स के लिए, और उसके बाद भी जो है फर्म कंटिन्यू कर रही है, मीन 6 ईयर्स हो गए और जो फर्म थी वो 5 ईयर्स के लिए थी, उसके बाद भी जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो सेम रहेगी पार्टनर्स की, अगर इसके साइड में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बनाया गया तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे वो सेम रहेंगे। फर्स्ट था चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चेंज इन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस, एंड नेक्स्ट इज वेयर द एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। मीन्स कोई और कोई काम लिया हो, अगर जैसे सपोज कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और वो किसी बेसिक एडवेंचर्स के लिए आई है, अंडरटेकिंग के लिए आई है, अगर वो उसके कंप्लीट होने के बाद भी अपना बिजनेस जो है वो रन आउट कर रहे हैं सेम चीज़ पर, तो जो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेम रहेंगे, वही सेम चीज़ की, अगर कोई सब्जेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसकी साइड में। सो थैंक यू गाइज।